दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 हिंदी पूस की रात, जो आपका पहला पाठ है उसके अभ्यास प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है ना। अगर आप लोग उसको पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। दोस्तों मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें पहले प्रश्न से ले करके पूरे 10 प्रश्नों का उसमें हल किया था, लेकिन इस बार मैं अब की बार क्या करूंगा, अब की बार जो है उसके आगे के प्रश्न का अभ्यास प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कल यहाँ तक के 11वां का प्रश्न कंप्लीट करा दिया था, तो अब मैं बनाऊंगा आपके 12वें प्रश्न के उत्तर का वीडियो। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, पर यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनाने की त्रासदी की ओर संकेत करती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है ना। आपका यह प्रश्न है, पूस की रात कहानी में भारतीय किसान के मजदूर बनाने की स्थिति त्रासदी की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि वह हल्कों के कंबल के खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सारी कमाई लगान चुकाने और खेत में खाद तथा उर्वरक पानी अन्य कार्यों में खत्म कर हो जाता है, उन्हें बुनियादी जरूरतों से वंचित रहना पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 13वां वाला, पूस की रात में जबरा एक प्रमुख पात्र है। पूस की रात में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका महत्व क्या है? कहानी में उसका महत्व क्या है? पूस की रात कहानी में जबरा एक महत्वपूर्ण और अभिन्न पात्र है, उसका महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे। पहला यहाँ पे मतलब पॉइंट डाल लेना और पॉइंट डालने के बाद लिखना, चाहे 1 2 चाहे हैशटैग कुछ भी डाल लेना। हल्कू का साथी, आपका हेरिंग होगा। ठीक है ना। हल्कू का साथी, जबरा पूरी रात खेत में हल्कू के साथ रहता है और उसकी ठंड में साथी बनता है। ठीक है, वह अकेलापन महसूस नहीं होने देता। फिर आपका अगला वाला जो हेरिंग है, अगला वाला, वफादारी और प्रेम का प्रतीक, जबरा हल्कू के प्रति अटूट वफादारी और प्रेम दिखाता है। वह अपने ठंड में ठिठुरते हुए हल्का सा साथ नहीं छोड़ता। ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला वाला हेरिंग है, खेत की रखवाली। ठीक है, जबरा, इसको आप नीला पेन से लिखेंगे, जो कि मैंने लाल पेन से लिख दिया है। जबरा अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए खेत में आने वाले जानवरों के आहट को सुनकर भौंकता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है, जिससे हल्कू खेत को बचाने की उम्मीद मिलती है। ठीक है। आपका जब अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न खत्म हो गया, नहीं अभी है, अभी बहुत है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ना। मानवीय भावना का विस्तार, ये आपका अगली हेरिंग है। जबरा के माध्यम से लेखक ने पशुओं से मानवीय भावनाओं जैसे वफादारी, स्नेह, कष्ट को महसूस करना, ये सब क्या है? मानवीय भावना है। अब देखो, जबरा के माध्यम से लेखक ने पशुओं से मानवीय भावना जैसे वफादारी, स्नेह, कष्ट को महसूस करने वाली क्षमताओं को दर्शाया है। किसने दर्शाया? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने दर्शाया है। जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। ठीक है। कहानी का भावनात्मक पहलू, अब कहानी का एक भावनात्मक पहलू है, लास्ट हेरिंग आपकी होगी। जबरा जब ठंड से कांपता था तो ऐसी स्थिति में हल्कू उसके प्रति स्नेह, करुण, भावनात्मक गहराई लाता है। मतलब हल्कू ने क्या किया था कि जब जबरा को ठंड लगने लगी थी तो अपने कंबल में उसे सुला लिया था। मतलब ये भावनात्मक पहलू, इतना एक जानवर के प्रति इंसान ने ऐसा किया, एक भावनात्मक पहलू है। अब आपका 14वां वाला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का सप्रसंग व्याख्या करें। या आपका 14वां वाला जो प्रश्न है उसका जो आपका का वाला है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, मतलब कर्जा चुकाने के लिए उसका जन्म हुआ है। अब आप चलो इसको समझो, बाकी चुकाने के लिए हमारा तो जन्म हुआ, इसको आप उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप व्याख्या हेरिंग डालेंगे ब्लैक पेन से। ठीक है ना। आप रेड पेन से लिखा, आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। आप व्याख्या हेरिंग डालेंगे। अब व्याख्या क्यों डालेंगे? क्योंकि आपका जो ये 14वां वाला प्रश्न था इसमें बोला था ना कि निम्नलिखित वाक्यों का सप्रसंग ये व्याख्या करें। ठीक है, व्याख्या, तो आप व्याख्या यहाँ हेरिंग डाल दी हैं, आपका काम हो गया। ठीक है। और इसमें आप लिखेंगे, इस वाक्य में हल्कू ने भारतीय किसान की उस विडंबनापूर्ण स्थिति को व्यक्त करता है जहां उसकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने और दूसरों के लिए काम करने के लिए बीत जाती है। आगे है, उसे अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाता। और यह वाक्य क्या है? आगे कहा है, उसे अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाता। यह वाक्य गरीबी के दुष्ट चक्र और किसानों की मजदूरी पर गहरा
कटाक्ष डालता है। एक बार फिर से व्याख्या देखो। इस वाक्य में हल्कू ने भारतीय किसान की उस विडंबनापूर्ण स्थिति को व्यक्त करता है जहां उसकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने और दूसरे के लिए काम करने के लिए बीत जाती है। उसे अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाता। यह वाक्य उस गरीबी के दुष्टचक्र और किसानों की मजदूरी पर गहरा कटाक्ष डालता है। आपका खा वाला है प्रश्न। हल्कू ने रुपए के लिए इस तरह बाहर चला। हल्कू ने रुपए लिए, ठीक है। हल्कू हाथ में मतलब अपने पैसा जब लिया था, प्रश्न बोल रहा है कि हल्कू ने रुपए लिए इस तरह बाहर चला मानो उस अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा। मतलब इतनी गरीबी से मेहनत से जो पैसे कमाए थे, जब उसको देने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए सहना को देने को जा रहा था, तो उसका जो है इसका मार्मिक वर्णन मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। तो ये इसका आंसर में आपको देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इसका भी आप क्या करेंगे, एक व्याख्या हेडिंग डाल लेना, ठीक है। फिर ये वाला उत्तर लिखना नीला पेन से जो लिखा हुआ है। इसमें आप लिखेंगे हल्कू के लिए वह 3 रुपया बहुत महत्वपूर्ण थे जिसे उसने ठंड से बचने के लिए बचा कर रखा था। उसे ऐसे लग रहा था कि वह अपना सबसे कीमती हिस्सा, अपना कलेजा, ठीक है, निकाल कर देने जा रहा हो। यह वाक्य उसकी गरीबी और पैसों को दर्शाता है। कंबल की ज़रूरत और कर्ज चुकाने की मजबूरी के बीच वह बुरी तरह से फंसा हुआ था, ठीक है। ये वाला अब घा वाला है, घा वाला तो बाद में आएगा, ठीक है। अंधकार की उस अनंत सागर में यह प्रकाश का एक नौका समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इसको व्याख्या करना है। तो व्याख्या आप यहाँ हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे चारों ओर फैलने हुए घने अंधकार की तुलना एक विशाल अंतहीन सागर से की गई है। उस अंधकार में जलती हुई आग की तरह छोटी सी एक नाव की तरह लग रही थी। मतलब उस आग में, मतलब उनकी गरीबी उस छोटे से मुसीबत के वक्त ऐसा लग रहा था। इसका मार्मिक वर्णन किया गया है। उस अंधकार में जलती हुई आग की छोटी सी लौ एक नाव की तरह लग रही थी जो हिलती डुलती हुई अंधकार के सागर में एक सहारा और उम्मीद, सहारा ये आपका और लिखा हुआ है, सहारा और उम्मीद की किरण जैसी प्रतीत होती है। आपका अगला प्रश्न है, तकदीर की खूबी है मजबूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। यानी एक चीज़ है यहाँ पे, क्या है कि देखो भाई, जब सरकार जो है लेती है, आपको टैक्स लेती है, मतलब 1-1 रुपया, अब 1 रुपया का माचिस खरीद रहे हैं, ये पेन खरीद रहे हैं, कापी खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, टैक्स लेगी। टैक्स जो होता है वो अलग से लेती है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, जीएसटी ले रहे हैं। जीएसटी टैक्स को वसूलने के बाद उन्होंने देखा कि जनता पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लाओ जीएसटी लगा देते हैं। जीएसटी भी अलग से, जीएसटी वाले अलग से वसूल रहे हैं, टैक्स वाले अलग से वसूल रहे हैं, और ट्रैफिक वाले अलग से वसूल रहे हैं। मतलब 25-30 तरीके से वसूलते हैं। उसके वसूलने के बाद जो है आज ये बिहार का हाल हुआ है और महंगाई सारी रिकॉर्डें तोड़ चुकी है, ठीक है। तेल का रेट आपको मालूम ही होगा कितना महंगा है। और हाँ, कपड़ा पे क्या हुआ, कपड़ा का जो धागा बनता था वो 5% उस पर जीएसटी था। तो 5% जीएसटी से क्या किया, उसको 18% कर दिया। जबकि वही जब धागा का, जब ड्रेस बनता था, रेडीमेड कपड़ा बनता था, जब रेडीमेड कपड़ा बन जाता था तो उसको क्या करते थे, उसको 12% जीएसटी ऑलरेडी पहले से था, तो 12% से उसको घटाकर 5% कर दे। लेकिन समस्या ये है कि धागवा का जो 5% से 18% किए हैं, ये तो महंगा हो गया, और इधर 12 से 5 किए, तो कौन सी बुराई है। तो इसमें कुल मिला जुला के करके कहें कि इसमें लूटा जनता को ही जा रहा है, मूर्ख जनता को बनाया जा रहा है, और महंगाई ऐसे ही बढ़ते चली जा रही है। तो आपको समझना चाहिए। चलिए उत्तर देखते हैं। इस वाक्य में हल्कू ने अपनी किस्मत पर अफसोस और निराश व्यक्त करता है। वह और उसकी पत्नी पूरे साल भर कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, लेकिन अंत में उसकी फसल जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जाती है और उन्हें मेहनत। जबरा जानता था खेत की रखवाली करना उसका कर्तव्य है। ठंड और आलस के बावजूद भी चौकन्ना रहता। जैसे ही खेत में जानवरों के आने की आहट मिलती तो उसके हृदय में अपने कर्तव्यों को निभाने की उल्लास जाग उठती है। फिर आगे आप लिखेंगे, क्या भाई लिखोगे, यह अरमान उसे ठंड और नींद की परवाह किए बिना जानवरों के खेत से भगाने का प्रेरित करता है। इस प्रकार से जबरा हल्कू का साथी था। इस कहानी में जबरा का वफादारी और जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
प्रश्न नंबर 16 जो आपका अंतिम प्रश्न है, इसको देखो। दोनों खेत की दशा को देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। ऐसा क्यों? मुन्नी की उदासी और हल्कू की जो प्रसन्नता है उसका क्या कारण है, बताइए इसको। अब चलो, पहला है मुन्नी की उदासी का कारण। मुन्नी खेत की बर्बादी को देखकर उदास रहती थी। उसकी सारी मेहनत और उम्मीद नील गाय द्वारा फसल चर लेने से भारी नुकसान उठाना पड़ता। उसे भविष्य की चिंता हो रही थी कि वे क्या खाएंगे, कैसे गुजारा होगा। खेती ही उनकी आय का मुख्य स्रोत था। फसलों को लगातार नुकसान होने से उनके लिए बड़ा आर्थिक संकट सामने खड़ा था। अगला है हल्कू की प्रसन्नता का कारण। हल्कू की प्रसन्नता का कारण यह थी कि खेत में रखवाली की चिंता अब उसे नहीं रहा। पूरी रात ठंड में जागने, खेत को बचाने तनाव से वह मुक्त हो गया था। फसल के नुकसान के बावजूद भी वह राहत महसूस हो रही थी। अब उसे कठोर कर्तव्य पालन नहीं करना पड़ेगा। उसकी यह प्रसन्नता निराशवादी भी दर्शाती है। यह वह नुकसान को एक तरह की मुक्ति के रूप में देख रहा था। ठीक है, ये पाठ जो है आपका यहीं पर जो ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं किसी तरह से वीडियो मिले तो बस ईमानदारी से पास होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।